हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। हम आज इस वीडियो में देखेंगे शल, विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग और इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कन्वर्सेशन में डू, डज, डिड का प्रयोग और इट, बी, फॉर्म प्लस नाउन, प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग देखेंगे। इसमें इट प्लस सीम, सीम्ड, अपेयर्स, इसको हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का यह नया टॉपिक, नया वीडियो। यहाँ पर शल, सब्जेक्ट प्लस शल, विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यहाँ देख सकते हैं टू है। टू को इन्फिनेटिव यहाँ बोलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं उसे स्टेशन जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू, he will have to go to the station। यहाँ ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में विल हैव, क्योंकि ही के साथ विल होता है तो यहाँ सब्जेक्ट ही है और उसके साथ में हैव और इन्फिनेटिव यहाँ टू जुड़ा हुआ है। द स्टेशन, ही विल हैव टू गो टू द स्टेशन, उसे स्टेशन जाना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ मुझे पत्र लिखना पड़ेगा। आई के साथ में हमेशा सल का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ आई शल हैव टू द राइट अ लेटर। उसे ताला तोड़ना पड़ेगा। ही विल हैव टू ब्रेक द लॉक। राम को इंतजार करना पड़ेगा। राम विल हैव टू वेट। उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ही विल हैव टू बेग सॉरी। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सल या विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया प्लस सब्जेक्ट के साथ में यहाँ विल लगा हुआ है और प्लस उसके साथ हैव प्लस इन्फिनेटिव टू। स्टेशन ये होता है ऑब्जेक्ट कारक। सब्जेक्ट कोई सा वाक्य बनता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मिलकर के वाक्य बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ विल, शल, विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव लगा हुआ है। अब इसका हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस किस टाइप का बनता है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। जैसे हम देखते हैं ही विल हैव टू स्टे हियर। ही विल हैव टू स्टे हियर। उसे यहाँ रुकना पड़ेगा या उसे यहाँ रहना होगा। इसका नेगेटिव हो जाएगा ही विल नॉट हैव टू स्टे देयर। उसे यहाँ नहीं रुकना होगा। आई शल हैव टू गो देयर। मुझे यहाँ देर वहाँ जाना होगा। इसका नेगेटिव हो जाएगा आई शल नॉट हैव टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना नहीं होगा। दे विल हैव टू अटेंड द मीटिंग। उन्हें मीटिंग अटेंड करना होगा। इसका नेगेटिव हो जाएगा दे विल नॉट हैव टू अटेंड द मीटिंग। उन्हें मीटिंग अटेंड नहीं करना होगा। शी विल हैव टू बेग सॉरी। शी विल हैव टू बेग सॉरी। उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसका नेगेटिव हो जाएगा उसे माफ़ी नहीं मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव,
ये नेगेटिव इसका हम देख रहे हैं इसका। ही विल हैव टू स्टे देयर, ही विल नॉट हैव टू स्टे देयर। आई शैल हैव टू गो देयर, आई शैल नॉट हैव टू गो देयर। दे विल हैव टू अटेंड द मीटिंग, दे विल नॉट have to attend the meeting. She will have to bake suri, she will not have to bake suri. यहाँ he will have to stay there, उसे यहाँ रुकना होगा या उसे यहाँ रहना होगा, और यहाँ उसे यहाँ नहीं रहना होगा। he will not have to stay here. I shall have to go there, मुझे वहाँ जाना होगा। I shall not have to go there, मुझे वहाँ जाना नहीं होगा। They will have attend the meeting, उन्हें मीटिंग अटेंड करना होगा, उन्हें मीटिंग अटेंड नहीं करना होगा। She will have to beg sorry, उसे माफ़ी मांगनी होगी। बेग मतलब मांगना, सॉरी मतलब माफ़ी। उसे माफ़ी मांगनी होगी, उसे माफ़ी नहीं मांगनी होगी। वैसे ही इसका शल विल या शल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव, इसका हम देखेंगे इंट्रोगेटिव या प्रश्नात्मक वाक्य। यहाँ सकारात्मक वाक्य में ही विल हैव टू अटेंड द कोर्ट, उसे अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसका प्रश्नात्मक वाक्य होगा। यहाँ हमेशा जब प्रश्नात्मक वाक्य बनता है तो विल यहाँ बाहर आ जाता है, यहाँ सहायक क्रिया जो होता है बाहर आ जाता है, और उसके बाद में इसका इस प्रकार बनता है वाक्य, विल ही हैव टू अटेंड द कोर्ट, क्या उसे अदालत में उपस्थित होना होगा। इसका सकारात्मक वाक्य ही विल हैव टू अटेंड द कोर्ट, उसे अदालत में उपस्थित होना होगा। और इसका प्रश्नात्मक होगा विल ही हैव टू अटेंड द कोर्ट, क्या उसे अदालत में उपस्थित होना होगा। जैसे यहाँ गर्ल्स विल हैव टू पुट ऑन द स्कार्फ, लड़कियों को दुपट्टा डालना होगा। विल गर्ल्स हैव टू पुट द स्कार्फ, क्या लड़कियों को दुपट्टा डालना होगा। वैसे यहाँ बॉयज विल हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म, लड़कों को ड्रेस पहनना होगा। विल बॉयज हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म, क्या लड़कों को ड्रेस पहनना होगा। वी शैल हैव टू forgive her, वी शैल हैव टू forgive her, उसे उन्हें भूलना होगा, क्या उसे उन्हें भूलना होगा। शैल वी हैव टू forgive her. I shall have to complete my work within 3 days, मुझे मेरा कार्य 3 दिन में पूरा करना होगा। I shall have to complete my work within 3 days, इसका प्रश्नात्मक हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, shall I have to complete my work within 3 days, क्या मुझे मेरा कार्य 3 दिन में कंप्लीट करना हो गया, पूरा करना होगा। अगला हम देखते हैं कन्वर्सेशन में डू या डज या डिड का महत्वपूर्ण प्रयोग। कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत में डू डज और डिड का प्रयोग किस प्रकार का होता है, इसको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट प्लस डू डज या डिड प्लस यहाँ वर्ब। मैं वहाँ जाता तो हूँ, इसका है आई डू गो देयर। वह यहाँ आती तो है, शी डज कम हियर। वह प्रतिदिन दवाई लेती तो है, शी डज टेक मेडिसिन डेली। राम सारे दिन पढ़ता तो है, राम डज रीड द होल डे। रमेश कॉलेज जाता तो है, रमेश डज गो टू कॉलेज। इस प्रकार का डू डज और डिड का प्रयोग कन्वर्सेशन में ऐसा बात होता है। पहले इसका सिंपल वाक्य बनता है आई गो, मैं जाता हूँ, लेकिन अगर यहाँ गो से पहले डू जोड़ देते हैं तो ये मैं वहाँ जाता तो हूँ, तो है
तो हूँ, तो है, इस टाइप का यहाँ डू डज का प्रयोग नॉर्मल कन्वर्सेशन में, बातचीत में इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं वहाँ जाता हूँ, आई डू गो देयर। वो यहाँ आती तो है, मैं वहाँ जाता तो हूँ, आई डू गो देयर। वह यहाँ आती तो है, सी डज कम हियर। सी के साथ में डज लगता है, डू के साथ में ई एस जुड़ा हुआ है, इसी इट के साथ में एस जुड़ जाता है। या वर्ब के अनुसार एस भी लग सकता है। वह प्रतिदिन दवाई लेती तो है, ही डज टेक मेडिसिन डेली। राम सारे दिन पढ़ता तो है, राम डज रीड द होल डे। रमेश कॉलेज जाता तो है, रमेश डज गो टू कॉलेज। यहाँ डू का विशेष प्रयोग, डू हैव अ कप ऑफ टी, इसका हो जाएगा कृपया एक कप चाय लीजिए। डू हैव योर सीट, कृपया अपनी सीट पर बैठिएगा। डू हैव सम फ्रूट, कृपया कुछ फल लीजिए। डू डू हैव सम ड्रिंक्स, कृपया कुछ तरल या ड्रिंक्स लीजिए। डू हैव सम स्नैक्स, कृपया कुछ नमकीन लीजिए। इस प्रकार का डू का विशेष प्रयोग होता है। डू हैव आ कप ऑफ टी, कृपया, इसको अगला हम देखेंगे, इसमें प्लीज भी जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर डू का विशेष प्रयोग, यहाँ प्लीज नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ इसको एक कृपया कप चाय लीजिए, यहाँ नॉर्मल कन्वर्सेशन में इस प्रकार का बातचीत में इसको प्रयोग करते हैं। डू हैव अ कप ऑफ टी, कृपया एक कप चाय लीजिएगा। डू हैव योर सीट, कृपया अपनी सीट पर बैठिएगा। डू हैव सम फ्रूट्स, कृपया कुछ फल लीजिएगा। डू हैव सम ड्रिंक्स, कृपया कुछ तरल या ड्रिंक्स लीजिएगा। डू हैव सम स्नैक्स, कृपया कुछ नमकीन लीजिएगा। यहाँ डू का प्रयोग इस प्रकार भी किया जाता है। हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, कृपया एक कप चाय लीजिए। इसको इस प्रकार का भी बोल सकते हैं, डू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। वैसे यहाँ हैव अ सीट प्लीज, कृपया बैठिए, या इसको डू हैव अ सीट प्लीज, यह दोनों प्रकार का यहाँ पर हो सकता है। वैसे ही हैव सम स्नैक्स प्लीज, कुछ स्नैक्स लीजिए, कृपया कुछ स्नैक लीजिए, या तो डू हैव सम स्नैक्स प्लीज। यहाँ डू का प्रयोग रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, इसलिए डू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, यहाँ डू का प्रयोग, या तो हम डायरेक्ट यहाँ प्लीज भी बोल सकते हैं। अगला हम यहाँ देखेंगे, इट के साथ में बी फॉर्म का नाउन या प्रोनाउन के साथ में प्रयोग कैसे होता है। यहाँ जैसे मैं हूँ, इट इज आई। वह था, इट वॉज ही या हिम। राम है, इट इज राम। रमेश था, इट वॉज रमेश। सरला थी, इट वॉज सरला। सुबह है, इट इज मॉर्निंग। यहाँ इट के साथ में बी फॉर्म वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस क्लॉज, इस स्ट्रक्चर का निम्न प्रकार से उपयोग में, निम्न प्रकार से वाक्य में किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं, वह था जो वास्तव में दोषी था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज ही हु वॉज रियली गिल्टी। वह था का हो जाएगा इट वॉज ही हु वॉज रियली गिल्टी, जो वास्तव में दोषी था। यहाँ यह वह है, इट इज ही, जो जिम्मेदार है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, अगला यह वह है जिसने पर्स चुराया है। इट इज ही, इट इज सी हु हैज स्टोलन द पर्स।
यह राम था जिसने हमारी सहायता की। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इट वॉज राम हु हेल्प्ड अस। यह राम था जिसने हमारी सहायता की। यह सुरेश था जिसने यह किताब लिखी। इट वॉज सुरेश हु रोट दिस बुक। वैसे यहाँ पर इट प्लस बी फॉर्म का वर्ब प्लस एडजेक्टिव नाउन प्लस इन्फिनेटिव के साथ में इसका उपयोग। तुम्हारे साथ यहाँ बैठना बहुत अच्छा है। इसको हम इंग्लिश में देखेंगे, इट इज़ सो नाइस टू सिट हियर विथ यू। तुम्हारे साथ, इट्स सो नाइस, तुम्हारे साथ यहाँ बैठना बहुत अच्छा है। उन्हें बर्बाद करना कितना करुणामय है। इट्स अ पिटी टू वेस्ट देम। तुम्हें हंसते हुए सुनना अच्छा है। इट्स गुड टू हियर योर लाफिंग। उसकी सलाह की उपेक्षा करना एक गलती है। इट्स अ मिस्टेक टू इग्नोर हिज एडवाइस। उसे सकुशल पाना बहुत दुखद है। इट्स अ रिलीफ टू फाइंड हिम ओके। उसे सकुशल पाना बहुत दुखद है। इट्स अ रिलीफ टू फाइंड हिम ओके। यहाँ पर भी इट प्लस बी फॉर्म वर्ब प्लस एडजेक्टिव नाउन प्लस जीरान का उपयोग यहाँ पर हम देखते हैं। तुम्हारे साथ यहाँ बैठना बहुत अच्छा है। इट्स सो नाइस सिटिंग हियर विथ यू। पड़ोसियों से सहायता की आशा करना बेईमानी है। इट्स नो गुड होप्स फॉर हेल्प फ्रॉम द नेबर्स। दूध फैलने के बाद चिल्लाना व्यर्थ है। इट्स नो गुड क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। पिछले वर्ष वह क्लब चलाना वास्तव में अच्छा रहा। इट वॉज रियली गुड रनिंग दैट क्लब लास्ट ईयर। गेट कीपर बनना बहुत मज़ेदार नहीं था। इट वॉज नॉट मच फन बीइंग अ गेट कीपर। यहाँ पर इट प्लस बी फॉर्म वर्ब प्लस फॉर प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ हम देखते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू बी एंग्री विथ हर। किसी के लिए भी उससे गुस्सा होना मुश्किल है। इट्स ईजी फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल टू फाइंड अ हैंडसम। एक सुंदर लड़की के लिए स्मार्ट पति ढूंढना सरल है। इट्स ईजी फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल टू फाइंड अ हैंडसम हस्बैंड। एक सुंदर लड़की के लिए स्मार्ट पति ढूंढना सरल है। अगला, इट वॉज यूजुअल फॉर एन एडुकेटेड लेडी टू अर्न हर लिविंग। एक पढ़ी लिखी स्त्री के लिए कामना सामान्य बात थी। इट वॉज हार्ड फॉर हर टू लिव इन दिस स्मॉल हाउस। उसके लिए इस छोटे से मकान में रहना बहुत कठिन था। यहाँ इट प्लस सीम और सीम्ड अपीयर्ड प्लस सब्जेक्ट डेट क्लॉज। इसका उपयोग किस प्रकार होता है यहाँ हम देख सकते हैं। इट सीन्स डेट द कम्युनिस्ट्स विल बी इलेक्टेड। यहाँ ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट निर्वाचित होंगे। इट अपीयर्स डेट द कार डिड नॉट रीच देयर। ऐसा लगता है कार यहाँ नहीं पहुंची। इट सीम्ड डेट द नाइट वुड नेवर एंड। ऐसा लगा कि रात कभी समाप्त नहीं होगी। इट अपियर डेट द रेन्स वुड नेवर स्टॉप। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षा कभी नहीं रुकेगी। इट प्लस बी फॉर्म वर्ब प्लस सैड सर्टेन डाउटफुल या सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। इसका उपयोग यहाँ हम देखते हैं।
इट इज सर्टेन दैट यू विल पास, यह निश्चित है कि तुम पास हो जाओगे। इट इज सर्टेन दैट ही इज रोंग, यह निश्चित है कि वह गलत है। इट इज सैड दैट ही इज नॉट वेल, यह ठीक नहीं है, यह दुखद है। इट इज सैड दैट शी विल डाई सून, वह शीघ्र मर जाएगी, यह दुखद है। यहाँ यूज ऑफ इट एंड दिस डिफरेंट, इट का प्रयोग कर्ता के रूप में सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट की तरह समय, मौसम, ऋतु, दूरी, अन्य प्राकृतिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ इट इज इवनिंग, यह संध्या है, यह शाम हो गई है। इट इज विंटर, सर्दी है, यह ठंड आ गई है। इट इज 7, 7 है, यह 7 है। इट इज वेरी कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंड है। इट इज नून, यह दोपहर है। यहाँ दिस का प्रयोग नहीं होता है। जब भी समय हो, मौसम, ऋतु, दूरी, इसके लिए हमेशा इट का प्रयोग होता है। जैसे यह शाम है, यह ठंड है, यह 7 है, यह बहुत ठंड है, यह दोपहर है। यहाँ दिस इज इवनिंग नहीं बोल सकते। यहाँ हमेशा अगर इस टाइप का समय, मौसम, ऋतु या दूरी को व्यक्त करना होगा तो उसमें हमेशा इट का प्रयोग होगा। यहाँ पर इट का प्रयोग इन्फिनेटिव या जीरान एवं क्लोसेस के साथ, जैसा पूर्व में बताया गया, विभिन्न स्ट्रक्चर में किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर, दूसरों में दोष निकालना बहुत आसान है। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, फॉल्ट मतलब होता है दोषी या दोष निकालना, फॉल्ट मतलब दोष। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर, दूसरों में दोष निकालना या दोष ढूंढना बहुत आसान है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, यहाँ पर फटे दूध पर रोने से कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज क्राइंग, रोने से कोई फायदा नहीं। ओवर स्प्लिट द मिल्क, फटे दूध पर रोने से कोई फायदा नहीं। इट इज सैड दैट शी इज, यह दुखद है कि वह है। इट इज सैड, यह दुखद है। डैट मतलब होता है कि, सी इज का होता है वह है। यह दुखद है कि वह है। इट इज सैड, वह यह दुखद है। डैट मतलब होता है कि, सी इज वह है। अगला हम यहाँ देखते हैं इट इज आई हु डिड इट, इट इज आई हु डिड, यह मैं हूँ जो यह किया, या यह मैंने किया, ये बोल सकते हैं। इट इज, अब यहाँ पढ़ेंगे इंग्लिश में तो ये इट इज आई, यह मैं हूँ, हु डिड इट, जो इसे किया, या इसको हम बोल सकते हैं या मैंने ही किया। इट इज यू हु स्टोल द पर्स, यह तुम हो जो पर्स चुराया है, यह यहाँ पर बोल सकते हैं तुमने ही पर्स चुराया है। इट इज यू हु स्टोल द पर्स। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।